concert with NDTV Good Times. Hi. मेरे father the first time darling. Oh wow. गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो कश्मीर में आज मौसीकी की सबसे बड़ी महफिल पूरी वादी को गुलजार कर रही है। एक से बढ़कर एक कलाकार डल झील के किनारे आज मन मोहने वाले हैं, दिल को छू लेने वाले तराने सुनाने जा रहे हैं। सोनू निगम भी अपने सदाबहार गानों से एनडीटीवी के मंच पर संगीत का जादू बिखेरने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले सोनू निगम क्या कुछ कर रहे हैं, शिकारे का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं कश्मीर, जहां पर मेरी सहयोगी मलिका मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले मलिका, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, वहां की खूबसूरत नज़ारे भी हमें दिखाएं, तैयारियां भी दिखाएं कि आज की शाम कितनी शानदार होने वाली है। अदिति, आपने काफी कुछ तो हमारे दर्शकों को आज के इस आयोजन के बारे में बताया ही है, लेकिन धरती को, यहाँ पर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ की आप खूबसूरती देखेंगे अगर अदिति, तो देखते ही बनती है। और यहाँ पर एनडीटीवी गुड टाइम्स का बड़ा मंच सजकर तैयार है, जहाँ पर सोनू निगम अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। साथ ही 2 कश्मीरी सिंगर्स काजी तौकीर और रुहान मलिक भी लाइव परफॉर्म करेंगे, कश्मीर की धरती पर परफॉर्म करेंगे, कश्मीरी आवाम के सामने परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जबरदस्त तैयारियां हैं, जबरदस्त एक्साइटमेंट आज के इस कॉन्सर्ट को लेकर बनी हुई है। एनडीटीवी गुड टाइम्स ने एक बहुत भव्य आयोजन यहाँ पर किया है। और मुझे हमारे सहयोगी आदित्य भी यहाँ पर नजर आ गए हैं। आदित्य, श्रीनगर में आपका जन्म हुआ, आज श्रीनगर में इतना बड़ा कॉन्सर्ट यहाँ पर होने जा रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? और इस ग्रैंड इवेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताएं? मलिका, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जो है कॉन्सर्ट यहाँ पर डल लेक के बगल में होगा, खासकर जो पहलगाम की घटना अप्रैल में हुई उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अब एनडीटीवी गुड टाइम्स ने कर दिखाया है कि आतंकवाद हो, वायलेंस हो, जो भी हो वो अलग है, लेकिन हमें, जो हम भारतीय लोग हैं, हम रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। और तभी सोनू निगम यहाँ पर आए हैं। और लोकल आर्टिस्ट जो है रुहान मलिक हो, काजी तौकीर हो, जो तब से फेम गुरुकुल के स्टार थे जब अरिजीत सिंह के साथ वहाँ पर उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता था, तो तीनों कलाकार यहाँ पर एक नई धुन, जो शांति की धुन होगी, जो धुन होगी एक प्रोग्रेस की, वो लेके आएंगे। हमने गवर्नर साहब जो यहाँ के हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की और उन्होंने बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कई सालों से यहाँ पर नहीं देखा गया और इसको, ये जो एनडीटीवी गुड टाइम्स का यहाँ पर इवेंट है, ये सबसे पहला इवेंट, एक कॉन्सर्ट हो रहा है। इसके बाद कश्मीर से वाराणसी भी जाएगा, जहाँ AR रहमान परफॉर्म करेंगे। और इससे टूरिज्म को, और यहाँ पर जो है सैलानी जो है भारी मात्रा में आएंगे। और खासकर जो बॉलीवुड है, क्योंकि आपको याद होगा कि 70 का जो दशक था या 80 का दशक था, वहाँ पर कपूर फैमिली हो, राज कपूर हो या बाकी लोग हों, वो बार बार यहाँ आते थे फिल्म शूट के लिए। तो सोनू निगम एक ब्रिज बनेंगे, एनडीटीवी गुड टाइम्स एक ब्रिज बनेगा, कलाकारों के लिए यहाँ पर आएँ, शूट करें, परफॉर्म करें और एक जो हिंदुस्तान का यहाँ पर ध्वज है वो और ज्यादा जो है तिरंगा यहाँ पर लहराए। बिल्कुल, आप एक कश्मीरी खुद है और यहाँ पर आई थिंक इनसे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता था कि इस मंच का, इस आयोजन का कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए क्या मायने हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि सोनू निगम परफॉर्म करने जा रहे हैं और सोनू निगम से हमने कुछ देर पहले बात की थी, शिकारा पर हम लोग मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने कहा, कॉन्सर्ट के बारे में क्या बताया, अपनी जर्नी के बारे में हमसे क्या कुछ बातें की, आइए सुनते हैं। कुछ आवाजें वक्त के साथ बदलती नहीं है, बल्कि और गहरी और सच्ची हो जाती है। उनकी आवाज पर हम सब ने प्यार किया है। इनके गाने सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर रहे हैं। प्यार, दर्द, इजहार और इबादत, जिंदगी का हर एहसास इनकी आवाज में मिलता है। A voice that shines like gold, pure and timeless. The man himself, Mr. Sonu Nigam. We are so thrilled to have you with us. श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में डल लेक के बीच आपके साथ आज हम ये शो कर रहे हैं. It's a beautiful experience for us. How are you feeling to be here today? I'm amazed. I am short of words because just last year I came to Kashmir for the first time in my life and we did a concert over here. It was a private concert और मुझे इस बार फिर से आने का मौका मिला है to do a proper amazing big magnum concert with
NDTV गुड टाइम्स। इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि मैं डल लेक में आपके साथ में बैठ के वार्तालाप कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। It's actually beautiful, serene here. More than 6,000 songs in over 30 languages. What an incredible journey. और आपका ये जो सफ़र है ये बहुत इंस्पायरिंग है। आप एक शब्द में इस सफ़र को कैसे बयां करेंगे, या किसी गाने के जरिए अगर आप करें तो और भी अच्छा। गाना बाद में गाएंगे सीधा, अभी कुछ देर में शो होगा तो गाएंगे गाने सारे। बिल्कुल। सफ़र क्या कहूँ मैं आपको, बहुत एनरिचिंग रहा है। इट हैज़ बीन वेरी एनरिचिंग। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। ऐसा होता नहीं सबके साथ में। People, when I came here in 1991 from Delhi to become a singer in Mumbai, I never thought that I'm going to have such a long journey. It's been 34 years now, can you imagine? And I'm still enjoying my work. मेरा काम enjoy कर रहा हूँ। मेरी इतनी प्यारी सी मेरी यात्रा रही है और घूम फिर के तो मैं यहीं पर ही मुंबई में बड़ा हूँ लिटरली। 18 तक तो मैं दिल्ली में था and then when I came to Mumbai in 91, यहीं पे सीखा। एजुकेशन समझो हमारी मुंबई में हुई है, इसी इंडस्ट्री में हुई है, म्यूज़िक में हुई है, लोगों से जान के हुई है, सोच के सीख के क्या करना है क्या नहीं करना। सो एवरीबडी अराउंड मी हैज़ बीन माई गुरु। और क्या आपको लगता है कि जो भी आपके सफ़र में अब तक हुआ, इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ अ बिग प्लान, या एक डिवाइन फ्लो की तरह ये सब हुआ आपके जीवन में? अच्छी बात आपने बोली। वेल पुट, अच्छा लिखा। क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि पहले जैसे हमारी मम्मी ने सिखाया था हमें रिलीजियस होना, हम सिखाया था कि भगवान को पूजो। देन आफ्टर सर्टेन एज व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इंसान तजुर्बे से सीखता है। राइट। मतलब हर समझदार इंसान तजुर्बे से सीखता है। कुछ लोग नहीं सीखते पर हम सीख गए थैंकफुली। सीखे तो समझ में आया कि देयर इज अ बिगर पिक्चर हैपनिंग अराउंड अस एंड द स्टोरी इज समथिंग एल्स। कहानी कुछ और चल रही है और हम समझते कुछ और है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग में जाता है। फिर उसका म्यूज़िक उसका काम उसके लिए अलग मायने रखता है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे भी समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता कि जहाँ मुझे डाला गया है म्यूज़िक में, उसकी और उसका कोई बड़ा और रीज़न है। और वो रीज़न आहिस्ता आहिस्ता जैसे फूल की पत्तियाँ खुलती हैं वैसे मेरे जीवन के जो पत्तियाँ हैं वो खुलती जा रही है और वो फूल वो जो पुष्प है वो खिलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का। आपको लगता है that you have found the purpose of your life, purpose of your music, your singing? I don't think anybody can ever find the true story behind what is happening currently, or as long as we are alive. But yes, I would say that day by day, year after year, I feel I'm in a better place. I feel I'm much more satisfied, quenched. I feel I look at the world around me as all of me. जैसे हम बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। राइट। तो हमारे पूरा विश्व ब्रह्मांड ही हमारे अंदर में है। अब अच्छी फीलिंग आती है मुझे। अब गिले शिकवे कम होते हैं लाइफ से या किसी और से भी, और अपने बीइंग के साथ में और ज़्यादा नज़दीकियाँ होती जा रही हैं। आई होप ये जो एवोल्यूशन है वो चलती रहे एंड आई रियली होप दैट आई कैन डाई अ हैप्पी मैन। सफलता के एक शिखर पर पहुंचने के बाद आपको क्या लगता है कि संगीत के साथ आपका रिश्ता कैसे बदला है? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ 15-20 साल पहले समझ में आया मुझे कि म्यूज़िक मेरा एक बाय प्रोडक्ट है। मेरी टोटल बीइंग ऐसी बनी है कि म्यूज़िक मुझे समझ में आता है। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे अंदर में बहुत वो ब्लेसिंग है। जैसे किसी को पढ़ पाना, इंस्टिंक्ट्स मेरी अच्छी हैं काफ़ी लोगों को समझने में, और एंड द पावर टू बी हम्बल टू एक्सेप्ट माई ओन फॉल्ट्स, वो भी है मेरे अंदर में। एरोगेंस नहीं है मेरे अंदर में। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, तो अभी भी होगा गुस्सा, नेचुरली आता ही होगा, पर उसको चैनलाइज कर दिया मैंने कि वो पागल की तरह काम करो वो गुस्से को। क्योंकि हम क्या है, अग्नि अगर अंदर में है या आपकी फिशन चल रही है, न्यूक्लियर फिशन चल रही है, इससे या तो आप एटम बना लो और दुनिया ध्वस्त कर दो, या आप इससे पावर बना के उसका इस्तेमाल अच्छा करो। तो मेरे अंदर में न्यूक्लियर फिशन चल रहा है ऑब्वियसली। तो वो या तो मैं पागल हो जाऊँ, गुस्सा करूँ, ड्रग्स करूँ, बावला हो जाऊँ, पैसे लुटाऊँ, या तो ये कर दूँ मैं, या तो मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में उससे मेहनत कर लूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लूँ, अच्छी बातें सुन लूँ, समझदार लोगों की संगति में बैठूँ। तो ये चीज़ें मैं समझ गया कि म्यूज़िक इसीलिए है मेरे साथ में ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर में ऐसे कुछ सिस्टम, इकोसिस्टम बना पड़ा है जो म्यूज़िक को अच्छी तरह वेलकम करता है, और म्यूज़िक उसका बाय प्रोडक्ट है।
लोग कहते हैं कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, विच इट इज ऑफ कोर्स, लेकिन जब आपने अपने करियर की शुरुआत की है, जब आपने पहचाना कि हाँ मुझ में टैलेंट है, मुझ में हुनर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, उस समय क्या आपने इमेजिन किया था या आपने मैनिफेस्ट किया या आपने ऐसा सोचा कि मैं इस मुकाम तक भी पहुँच पाऊंगा? ये मेरे माँ बाप ने किया था। मेरे पापा मम्मी की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया और दे मेड श्योर दैट हम अच्छे अच्छे लोगों को सुने। उन्होंने मुझे रफ़ी साहब से मिलवाया, उन्होंने मुझे लता जी से मिलवाया। क्या होता है घर में अगर समझदारी की बातें हो रही हों तो इंसान समझदारी की चीज़ों पे ध्यान देने का आदी हो जाता है। And definitely, I give it to my parents, my father and my mother. My mother always told this story. She's no more right now. 2013 में she passed away. वो कहती है कि जब ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार टीवी देखा था तो शी वॉज प्रेग्नेंट, मैं उनके पेट में था, तो तब उन्होंने लता जी को फर्स्ट टाइम देखा था। शी हैड जस्ट मूव टू फरीदाबाद फ्रॉम मुंबई बिकॉज माई मदर इज बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप एंड दे गॉट मैरिड इन बॉम्बे बिकॉज माई मदर एंड फादर आर म्यूजिशियंस, सिंगर्स। तो जब देखा उन्होंने टीवी तो मालूम पड़ा कि लता जी गा रही है, तो माई मदर रियली सैड कि हाय किस माँ की ये बेटी होगी, इनकी माँ को क्या लगता होगा, दिस इज हाउ माय मदर स्पोक, इसकी माँ को क्या लगता होगा कि मेरी बेटी लता मंगेशकर है, काश मेरे पेट में भी ऐसा बच्चा हो जो आगे चल के कुछ नाम करे। तो मैनिफेस्टेशन मेरी माँ का। वाह। फिर मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, पापा ने कभी संगीत सीखा नहीं था, मैं भी नहीं सीख पाया था अंटिल लेटर ऑन व्हेन आई केम टू मुंबई, बट माय फादर ऑलवेज सेड कि मेरा बेटा इतना तैयार है कि मुझे लगता है कि मैंने अपना गुरु खुद पैदा किया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड व्हेन वो होता है ना बच्चों की आवाज़ होती है पहले मम्मी 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 मम्मी, जब मम्मी बनती है आवाज़ ये तो मालूम पड़ता है कि क्या शेप आया आवाज़ का, कर्कश है, सॉफ्ट है, सुनने में अच्छी है, कान में लग रही है कि नहीं। तो उस समय हमें लगा कि हाँ आवाज़, पापा ने मम्मी को लगा कि अच्छा गा रहा है। देन despite being the topper of my class and everything, I was very good in studies. We decided that after 12th, we'll move to Bombay. So 12th खत्म हुई 1991 में, अप्रैल में हमने ख़त्म की पढ़ाई यहाँ पे, और उसके बाद सितंबर 23rd को I was in Mumbai with my father. वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये वाकई बहुत खूबसूरत कहानी है। सो आपकी मम्मा ने आपके लिए ये ड्रीम देखा जो आज आप जी रहे हैं? मम्मी पापा दोनों ने आपके लिए ड्रीम देखा। एक सिंगर के या किसी कलाकार के करियर की अगर हम बात करें तो कुछ फेजेस आते हैं। एक फेज होता है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक राह ढूंढ रहे होते हैं, फिर सक्सेस आता है, फेम आता है, फिर एक फेज आता है रीडिस्कवरी का। आपको आपके जीवन के कौन से फेज ने सबसे ज्यादा सिखाया? मलिका, मुझे ना कभी भी कोई चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिली है। मेरी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है ही नहीं। जैसे एक गाना आ गया और आप एकदम टॉप पे चले गए, या एक फिल्म आ गई आप सुपरस्टार बन गए, ऐसा नहीं था। मेरे ना इंस्टॉलमेंट्स में हुआ हर चीज़। 92 में की एंड में आया, अच्छा चला दिया। 93 के उसमें आया, थोड़ा सा फेमस हुआ, फिर थोड़े गाने मिले। फिर 95 में सारेगामा नाम का टेलीविज़न शो आया जिसने मुझे घर घर पहुँचाया। 97 में संदेश से आते आया, ये दिल दीवाना आया। फिर 2001 में सूरज को मध्यम आया। 98-99 में मेरे एल्बम्स आए, दीवाना आया, तू कभी जाने की बिजूरी है, सब आया। सो स्टेप बाय स्टेप आया है। ऑल आई कैन से इज़ अच्छा ही है, एक झटके में नहीं मिला। व्हेन यू गो टू लेह लद्दाख, आपको अगर आप बाय रोड जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्लाइट में जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो आपके सर में दर्द होता है, आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो मुझे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कभी हुई नहीं, क्योंकि मुझे स्लो से मिलता रहा। हर फेज़ ने सिखाया। पहले सिखाया कैसे मेहनत करनी है, फिर कुछ लोगों ने सिखाया क्या करना है, बड़ा होके फेमस होके क्या करना है। कुछ ने सिखाया क्या नहीं करना है। फिर कुछ हमने भी सीखा अपने आप से कि यार ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आई कुड हैव हैंडल द सिचुएशन बेटर, या मैंने इस दिन थोड़ा सा ऐसे कर लिया। तो ज़िंदगी के और कई पहलू सिखाए। तो ग्रेजुअली वन बाय वन आई लर्नड, एंड टुडे व्हाट लाइफ हैज टॉट मी इज एब्सोल्यूट सरेंडर टू। यू आर सैटिस्फाइड, कंटेंट? जी हाँ, मैं अच्छे जोन में चल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सरेंडर के बारे में बहुत बार बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर और अगर हमें विस्तार से समझा सकें कि सरेंडर करने का आपके लिए मतलब क्या है? क्या पूरी तरह से गिव अप कर देना या गिव इन? इसके लिए बच्चा तुम्हें हमारे आश्रम में आना पड़ेगा। बिल्कुल हम आएंगे। आपका आश्रम है कहाँ पर? आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी सदगुरु से बात कर रहे हैं। तो सरेंडर में इतना ही कहूँगा, मुझे इतना समझ में आ गया है कि बेटा सोनू निगम, तेरे हाथ में कुछ है नहीं। तू जो है, तेरे हाथ में सिर्फ ये है कि तू
जब तक तुझे मौका मिल रहा है, जब तक तू स्वस्थ है, जब तक तुझे भगवान एक हेल्थ दे रखी है, तेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरा चोट नहीं लगी, बीमारी नहीं हुई, तब तक तेरे हाथ में इतना है कि तू मेहनत करे, तू अपने गाने पे ध्यान दे, रियाज कर और अपनी फिटनेस पे ध्यान दे और कोशिश कर कि तेरे आसपास के लोग तेरे से खुश रहें। हर सबको खुश करना संभव नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि हर कुछ लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप एकदम सही बोलते हैं, और कुछ लोग आपसे इससे नफरत करते हैं क्योंकि यही कारण है कि आप एकदम सही बोलते हैं। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन सरेंडर अब यही है कि आपको पता है कि मालिक किसी मतलब मेहनत हम कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें सेहत दे रखी है, अवसर दे रखे हैं, वी बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज़। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट पीपल टेक क्लेम्स कि हमने इतनी मेहनत की, हमने बड़ा पैसा कमाया, हम कहाँ से कहाँ उठ के आ गए। तो बेटा तू कर पाया क्योंकि तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। तू चौक पे खड़ा है और तेरे पीछे एक बस आई और उसका ब्रेक फेल हो गया और तेरे ऊपर चढ़ गई वो, तू अगर मरता भी नहीं तो तेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता, तो तू पूरा जिंदगी ऐसे वेजिटेबल होकर बैठता। कर मेहनत, अब कमा पैसा, इतना तेरे में दम है, इतना क्रेडिट ले रहा है अपने कि हम तो दान पुण्य करते हैं, हम ये करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि नेवर टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग, जस्ट कीप डूइंग योर जॉब एंड सरेंडर एंड जस्ट इफ यू कैन प्रे बिकॉज देयर इज समथिंग, देयर इज, मैं तो यही मानता हूँ कि जिसको हमने भगवान, अल्लाह, जीसस बोल रखा है, वो एक एंटिटी है जो हमारे अंदर रहती है, अंदर और बाहर सभी रहती है। मतलब आपके अंदर ईश्वर है, सब जो है सब ईश्वर है हर जगह। तो उतना उनसे संबंध बना लो कि उनको ये बोलो कि उतना ही तकलीफ दे जो मैं झेल पाऊँ, बिल्कुल, बस उतना ही तकलीफ दे। ये ना हो जाए कि तुम मुझे मैं थर्ड का स्टूडेंट हूँ और तू मुझे 12वीं का पर्चा दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उतना ही दे जो मैं झेल पाऊँ, जिसे मैं सीख पाऊँ, उतने ही मेरे भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऑफकोर्स हमने भी गलतियाँ की होंगी ज़रूर, प्रारब्ध कर्म हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, या इस जन्म में भी हमसे गलती हुई होगी, तो सिखा हमें, सिखा निकाल। तभी तो मैं अभी कोई घड़ी कुछ नहीं पहनता, मैं अंगूठी कुछ नहीं पहनता, मैं पहले पहनता था। मैं छुपा लेती हूँ because I am wearing one. नहीं, it's okay. I'm also wearing some, but this was gifted to me by my sister, so I'm wearing this. तो मैं ये पहनता हूँ उनके उसमें। तो ऊपर मुझे लगता है कि अगर कर्म है ना, तो ये पुखराज पहनोगे तो हो जाएगा, टोपिया से नीलम से हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ भगवान अगर मैंने कुछ किया हो तो इसलिए डिले कर देगा, मान लीजिए डिले कर सकता है, बट सज़ा तो मुझे मिलने वाली है, तो दे दे, अकाउंट क्लोज कर, छुट्टी कर। बिल्कुल, मतलब जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आई थिंक ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, वेरी वेल सेड। और क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, है ना, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा आपको कैसा फील हो रहा है, आप अगर डिस्क्राइब कर सके, बिकॉज इतनी प्यारी ब्रीज है, द व्यू इज सो ब्यूटीफुल आउट हियर, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। हैव यू एवर डन एन इंटरव्यू ऑन शिकारा बिफोर? नेवर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम with like with the camera team and with someone like you on a Shikara. Last time I was there, I was with my family, with my friends last year when I came here. But doing an interview like this is extremely memorable. Yeah, this is a wonderful experience. और हमारा शो यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल, that ये is सब the... शो मेरे म्यूजिशियन बजा रहे हैं, साउंड टेस्ट कर रहे हैं इस समय। ओके, हाँ जी। अच्छा, आपने रफ़ी साहब की बात करी थी, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने संगीत में सबसे पहली बार उन्हें कब महसूस किया? वो मेरे घर में रफ़ी साहब वाज लाइक अ फैमिली मेंबर। ही वाज अ फैमिली मेंबर। वो क्या मतलब, उनको माँ बाप ने हमारे एक होता गुरु और एक होता पीर। तो रफ़ी साहब हमारे घर में पीर की तरह माने जाते हैं, उनको उनकी पूजा की जाती है। उनको एक जैसे लोग अपना मसीहा मानते थे, तो वैसे ही हमारे लिए रफ़ी साहब की वैल्यू मसीहा वाली है। हम उनको बहुत प्यार करते हैं।